हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक इस सीरीज में हम 6 चैप्टर्स पूरे कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 7th चैप्टर चल रहा है जिसका आज डे नंबर 8 है। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करा था लीडरशिप का मीनिंग, फीचर्स और लीडरशिप की इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लीडरशिप स्टाइल्स। जब एक मैनेजर वर्कर्स को लीड करता है तो वो कौन कौन से स्टाइल्स को फॉलो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं टॉपिक लीडरशिप स्टाइल्स। तो स्टूडेंट्स, लीडरशिप के बेसिकली 3 स्टाइल्स होते हैं जिसकी हेल्प से एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड कर सकता है। पहला जो लीडरशिप का स्टाइल होता है दैट इज द ऑटोक्रेटिक, यू कैन से ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर होता है जो किसी भी सबऑर्डिनेट की कोई भी बात नहीं सुनता, वो खाली उनको ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसको आप डिक्टेटरशिप भी कह देते हो। बस ये बताता है आपने क्या करना है। डिसीजन मेकिंग के अंदर सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व नहीं करा जाता। इसको हम बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोल देते हैं कि सारी जो पावर्स हैं वो बॉस के पास है, सबऑर्डिनेट्स के पावर कुछ भी पावर नहीं है, सबऑर्डिनेट्स के पास कोई भी पावर्स नहीं है। बस वो शॉर्ट टर्म के लिए प्लान्स बनाता है और सबऑर्डिनेट्स को बता देता है आपने क्या करना है। सबऑर्डिनेट्स की कोई बात वो नहीं सुनता। तो ऐसे लीडर्स को जनरली लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडर डायग्राम बच्चे याद रख लेना। एक लीडर है जो सपोज ABCD सबऑर्डिनेट्स है, खाली उनको डायरेक्शंस दे रहा। आप देख सकते हो कम्युनिकेशन जो है वो वन वे हो रही है। सबऑर्डिनेट्स अपनी बात सुपीरियर को नहीं कह सकते हैं। इसको आप बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोल सकते हो। 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें, एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट्स द सबऑर्डिनेट्स टू ओबे द ऑर्डर्स। एक जो ऑटोक्रेटिक लीडर है वो खाली ऑर्डर्स देता है और एक्सपेक्ट करता है कि उसके सबऑर्डिनेट जो हैं उसके ऑर्डर को ओबे करें। वो सबऑर्डिनेट से कोई भी चीज डिस्कस नहीं करता। कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, डेट इज फ्रॉम लीडर टू द सबऑर्डिनेट। लीडर अपनी बात सबऑर्डिनेट को कह रहा है बट सबऑर्डिनेट को अपनी बात लीडर को कहने की परमिशन नहीं है। द लीडर इज डॉगमेटिक, दैट इज ही डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। डॉगमेटिक का मतलब होता है जो दूसरे की बात नहीं सुनता, जो नहीं चाहता कि कोई भी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे या उसके अगेंस्ट कोई बात कहे, तो उसको डॉगमेटिक भी बोल सकते हैं। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट से MCQ बन के आ सकता है, तो डॉगमेटिक भी इसको बोल देते हैं। His following is based on the assumption that reward और punishment both can be given depending upon the result। ये 1 मार्क में कई बार आप लाइंस देखोगे केस स्टडीज के अंदर, वो एज्यूम करता है कि रिवार्ड भी वो दे सकता है, पनिशमेंट भी वो दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। वो लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रिवार्ड देगा या पनिशमेंट देगा। इट इज बोसिंग पीपल अराउंड, बस बॉस बन के घूमना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। इसको हम बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कह देते हैं। सारी जो पावर है वो बॉस के पास है, लीडर के पास है। बट देर आर वेरिएशंस आल्सो, दे मे लिसन टू एवरीवन्स ओपिनियन। कई बार वेरिएशंस हो सकती हैं, सबऑर्डिनेट्स के आइडिया को कंसीडर कर सकते हैं बट डिसीजन उसका अपना ही होता है। बट मैक्सिमम केसेस के अंदर वो सबऑर्डिनेट्स की बात को सुनते ही नहीं है। एक अथॉरिटेटिव लीडर जो होता है, ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है, खाली बस ऑर्डर्स देता है। सबऑर्डिनेट्स क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो उनकी बात नहीं सुनता। तो इस स्टाइल के कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बेनिफिट क्या है? दिस स्टाइल परमिट्स क्विक डिसीजन मेकिंग एज लीडर नीड नॉट कंसल्ट एनीवन व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। तो पहला बेनिफिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। एक लीडर जो अथॉरिटेटिव लीडर है, ऑटोक्रेटिक लीडर है, वो बड़ी जल्दी से डिसीजन लेगा। क्यों? वो किसी से पूछेगा ही नहीं, उसका खुद का डिसीजन है, उसको किसी के साथ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, तो वो फटाफट से डिसीजन ले लेगा। तो ऐसी सिचुएशंस जहां पर बहुत फटाफट से डिसीजन लेने हैं, बड़ा जल्दी डिसीजन लेने हैं, तो वहां पर अथॉरिटेटिव लीडरशिप या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इट इज इफेक्टिव इन गेटिंग हाई प्रोडक्टिविटी व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। ऐसी जगह जहां बड़ी स्पीडली काम करना है,
हम चाहते हैं फटाफट से काम हो, बिल्कुल भी टाइम की वेस्टेज ना हो, वहां पर भी इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो किया जा सकता है व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। तो दो एरियाज हैं, एक तो जहां डिसीजंस बड़ी जल्दी से लिए जाएंगे वो बेनिफिट मिल जाएगा, और एक काम बड़ा स्पीडली हो पाएगा क्योंकि कोई वर्कर अपनी बात कुछ नहीं कह सकता, दे आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। बस इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल एंड कंफ्लिक्ट्स में डेवलप इजीली अमंग द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनका मोटिवेशनल लेवल डाउन हो जाएगा क्योंकि उनको अपनी कोई भी बात कहने की परमिशन ही नहीं है। सबऑर्डिनेट्स टेंड टू डिसलाइक द लीडर, वो मैंने आपको बताया ऐसे लीडर को लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कोई इनिशिएटिव का आप चांस नहीं दे रहे हैं, वर्कर्स को डेवलप होने का चांस नहीं दे रहे हैं। तो जनरली जो ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं दे आर डिसलाइक्ड बाय द फॉलोवर्स। फॉलोवर्स जनरली ऐसे लीडर्स को पसंद नहीं करते हैं, और आजकल आपको ऐसी लीडरशिप की स्टाइल बहुत कम देखने को मिलती है जहां हम सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना दें। आजकल के टाइम पर जो सबसे ज्यादा लीडरशिप चलती है स्टूडेंट्स, वो है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो कंप्लीट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, सभी के साथ चीजें डिस्कस करता है, उसके बाद डिसीजन लेता है। जैसे डेमोक्रेसी में सभी के पास राइट है अपनी बात कह सकें, वैसे अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं उसको ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी बोल देते हैं। जो लीडर है वो सभी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ए के साथ भी कर रहा है, बी के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ भी, सभी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, हर कोई एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकता है। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, सारी कुछ डिस्कशंस करने के बाद। तो ऐसे लीडर को जनरली लोग पसंद करते हैं जो कि अपने फॉलोवर्स के साथ सारी चीजें डिस्कस करने के बाद डिसीजन लेता है। एक नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक को आप बॉस सेंटर्ड लीडरशिप बोल देते हो, इसको आप ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप बोल देते हो। A democratic leader will develop action plans and make decisions in consultation with the subordinates. जो भी उसने डिसीजन लेना है, जो भी उसने एक्शन प्लान बनाना है, वो सारा वो सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करने के बाद डिसाइड करेगा। He will encourage them to participate in decision making. एक जो पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करता है कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें, अपनी भी राय दें, अपने भी सजेशंस दें। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इज मोर कॉमन नाउअडेज। मैंने आपको बताया आजकल जो है जो ज्यादा डेमोक्रेटिक लीडरशिप ही चलती है। सिंस लीडर्स आल्सो रिकॉग्नाइज दैट पीपल परफॉर्म बेस्ट इफ दे हैव देयर सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद सेट करेंगे और उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा तभी वो बेस्ट एफर्ट्स दे पाएंगे। They also need to respect the other's opinion and support subordinates to perform their duties and accomplish organizational goals. तो इसमें हम दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज कर रहे हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें। मैंने आपको बताया 1 मार्क में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। इसको हम ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी बोल देते हैं। अगर बेनिफिट्स की बात करें, इट इंप्रूव्स द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज towards their jobs and thereby increasing their morale. मोटिवेशन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा क्योंकि जब भी डिसीजन लिया जा रहा है तो डिस्कशंस के बाद लिया जा रहा है। सबऑर्डिनेट्स को भी राइट है कि वो अपनी बात कह सकें, तो उससे उनके मोरल पे, उनके मोटिवेशनल लेवल पे एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। देन इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ लीडर एंड द सबऑर्डिनेट्स एज इट अलाउज देम टू बिकम पार्ट ऑफ द टीम एंड हेल्प्स लीडर टू मेक बेटर डिसीजन। सबऑर्डिनेट्स भी एक टीम का हिस्सा बन गए, उनको भी अपना बात कहने का मौका मिल गया और लीडर भी अच्छे डिसीजंस ले सकता है। बच्चा आपको पता है 2 heads आर ऑलवेज बेटर देन 1। एक तो लीडर खुद डिसीजन ले, अकेला डिसीजन ले, हो सकता है वो इतना अच्छा डिसीजन ना ले। जब इतने सारे लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन इज बाउंड टू बी गुड, डिसीजन हमेशा अच्छा ही लिया जाएगा। तो उसमें लीडर का भी बेनिफिट है कि वो अच्छा डिसीजन ले पाएगा अगर वो सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करके डिसीजन ले रहा है। तो डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। जब इतने सारे लोगों के साथ डिस्कस करा जाएगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा एंड में रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जहां काम स्पीडली करना है, फटाफट से डिसीजंस लेने हैं, वहां पर यह स्टाइल जनरली ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा। Then subordinates may develop the habit of expecting to be consulted on every issue and may feel frustrated when they are not consulted. अब subordinates को कई बार आदत पड़ जाती है कि हर एक बात में मैनेजर उनसे पूछे। अब कई ऐसे एरियाज हैं जहां मैनेजर उनके साथ चीजें डिस्कस नहीं करता तो उनको बुरा लग जाएगा, they may feel frustrated. तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि subordinates may become habitual that all the things should be discussed with them and if the things are not discussed with them they may feel bad, they may feel frustrated. तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। तो लास्ट एक लीडरशिप का स्टाइल है जिसको कहते हैं लेजर फेयर और फ्री रेन।
लेजस फेयर एक लैटिन वर्ड है। लेजस का मतलब है टू अलाउ और फेयर का मतलब है टू डू। तो इसमें क्या है, कंप्लीट फ्रीडम दे देते हैं टू अलाउ सबऑर्डिनेट्स वट एवर दे वांट टू डू। इसमें लीडर जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करता, सबऑर्डिनेट्स को कहता है आप अपने प्लान्स बनाओ, आप खुद इंप्लीमेंट करो, आप खुद ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो। लीडर का काम खाली होता है, आप यहां पर देखो लीडर बाहर है, कोई काम नहीं कर रहा, सारे आपस में म्यूचुअली डिस्कस करके काम कर रहे हैं। इसको आप सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप भी बोल देते हो। सबऑर्डिनेट से सारा काम खुद करते हैं, अपने प्लान्स भी खुद बनाएंगे, अचीव भी खुद करेंगे। लीडर का काम है कॉन्टेक्ट पर्सन विद आउटसाइड वर्ल्ड। कुछ रिसोर्सेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो लीडर प्रोवाइड कर रहा है। अदरवाइज रूटीन का सारा काम कौन कर रहा है, सबऑर्डिनेट। फ्री रीन, रीन का मतलब होता है जो घोड़े की लगाम होती है उसको रीन बोलते हैं। फ्री रीन मतलब खुला छोड़ देना, मतलब जैसे घोड़े की लगाम छोड़ दी और घोड़ा जहां जा रहा है अपनी मर्जी से जो कुछ कर रहा है वो उसको अलाउ कर रहे हैं। तो सेम इज द केस विद द फ्री रीन लीडर कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम दे देता है, जो उन्होंने करना है जैसे करना है करें, बस लीडर से वो गाइडेंस ले सकते हैं। लीडर कॉन्टेक्ट पर्सन का काम करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। तो इसमें अगर हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में, सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ऐसा लीडर बिल्कुल भी पावर को यूज नहीं करता, जहां उसको लगता है बिल्कुल 100% पावर की जरूरत है यूज करने की, वहीं पर यूज करेगा। अ फ्री रीन लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम, मैंने आपको बताया पूरी फ्रीडम दे दी, टू अलाउ देम टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। सबऑर्डिनेट जो करना चाहते हैं वो करें। ही डिपेंड्स लार्जली अपॉन द ग्रुप टू एस्टैब्लिश इट्स ओन गोल्स। ग्रुप अपने गोल्स खुद बनाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट करेगा। ग्रुप मेंबर वर्क देमसेल्व्स एज पर देयर ओन चॉइस एंड कंपिटेंस। ग्रुप मेंबर्स अपनी कंपिटेंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से काम कर रहे हैं। द लीडर एग्जिस्ट एज अ कॉन्टेक्ट मैन विद आउटसाइडर, वो मैंने बता दिया आपको। लीडर जो है वो आउटसाइडर्स के साथ कॉन्टेक्ट मैन का काम करेगा, इंफॉर्मेशन लेके आएगा, रिसोर्सेज लेके आएगा। द ग्रुप मेंबर रिक्वायर फॉर अकम्प्लिशिंग द जॉब, उनको मेंबर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो लीडर प्रोवाइड करेगा, बट जो डिसीजन का सारा काम है वो सबऑर्डिनेट्स ही करेंगे। एक नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक को बॉस सेंटर्ड, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक को ग्रुप सेंटर्ड, और इसको सबऑर्डिनेट सेंटर्ड। दिस इज आल्सो नोन एज लेजर्स फेयर। मैंने आपको बताया लेजर्स का मतलब है नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स। फ्रेंच में होता है लेजर्स का मतलब होता है टू अलाउ एंड फेयर का मतलब टू डू। तो सबऑर्डिनेट्स को अलाउ कर दो, जो भी वो करना चाहते हैं, कंप्लीट फ्रीडम दे दी, बिल्कुल भी लीडर उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। अब इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस की बात करें, देयर विल बी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अब जब एम्प्लॉइज को इतनी ज्यादा फ्रीडम मिल रही है तो वो ज्यादा मोटिवेट होकर काम करेंगे, ज्यादा उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। देयर विल बी मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, यहां पर एम्प्लॉइज की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी क्योंकि एम्प्लॉइज सारे डिसीजंस खुद ले रहे हैं, तो उनमें डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप हो जाएगी, लीडरशिप एबिलिटीज डेवलप हो जाएगी, जिससे उनकी ग्रोथ होगी। देन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। तो एक जो लीडर का मेन काम है कि सबऑर्डिनेट्स को उनकी गाइडेंस, उनका सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा क्योंकि सारा काम सबऑर्डिनेट्स अपने आप से कर रहे हैं, लीडर उनकी हेल्प नहीं कर रहा। देयर मे बी अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द सबऑर्डिनेट्स। जब सबऑर्डिनेट्स आपस में मिलकर काम करे तो हो सकता है उनमें इतना कोऑर्डिनेशन ना हो। लीडर अगर बीच में इन्वॉल्व रहता तो वो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकता था, बट जब सबऑर्डिनेट्स आपस में काम करते हैं तो कई बार हो सकता है कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन ना कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये 3 स्टाइल हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मैनेजर अपना लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर सकता है। सबसे ज्यादा जो कॉमन लीडरशिप का स्टाइल चलता है वो डेमोक्रेटिव या पार्टिसिपेटिव चलता है। ऑटोक्रेटिक और फ्री रीन एक्सेप्शनल केसेस के अंदर यूज करा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के अंदर इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।